नमस्ते सर। बैठिए। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए। सर मैं ग्राम मोआना, जिला नागौर की निवासी हूँ। मैंने अपनी 10वीं कक्षा मेरे गांव से ही और 12वीं कक्षा लाल बहादुर शास्त्री स्कूल गुचामन सिटी से उत्तीर्ण की है पीसीएम विषयों के साथ। उसके पश्चात मैंने कमला नेहरू महिला महाविद्यालय जोधपुर से बीएससी किया है। हाल ही में मैंने इतिहास विषय से एमए फाइनल का एग्जाम दिया है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। और सर रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग मेरी हॉबी है और मुझे वेब शोज और मूवीज देखना पसंद है और कभी कभी मैं सोशल इश्यूज पर आर्टिकल्स भी लिखती हूँ। लिखती हैं? जी सर, कोशिश करती हूँ मैं। वेरी गुड। सबसे पहले तो आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सर। इसके लिए मैं आपका एप्रिसिएशन करता हूँ। थैंक यू सर। और अभी लास्ट में आपने क्या लिखा है, थोड़ा ऊंची आवाज में बोलिए। जी सर। प्लीज। सर मैंने हाल ही में एक आर्टिकल लिखा था जिसका शीर्षक मैंने दिया जंजीर आज भी कड़ी है। ये एक तरह से सटायर था भारत में अभी महिलाओं की जो स्थिति है उसको लेकर। इसका ख्याल मुझे तब आया जब मैंने एनएफएचएस का जो सर्वे आया था रिसेंट में, उसमें एक चीज पढ़ी कि कुछ महिलाएं अभी भी मानती हैं कि घर से बिना पूछे बाहर जाने पर या फिर सास ससुर का सम्मान ना करने पर उनकी पिटाई जायज है। उनका प्रतिशत 32 से 15% के बीच में था। तो वहां से मुझे लगा कि ये धारणा, ये जो विश्वास है जो महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं, उन्हें भी महिलाएं उचित मानती हैं। और कई बार वो विक्टिम होने के बावजूद अपराध बोध का अनुभव करती हैं। तो इस चीज को आधार बनाकर मैंने वो आर्टिकल लिखा। अब मैं आपसे 2-3 बात करना चाहता हूँ। पहला, राजस्थान में महिलाओं की स्थिति क्या है, उसको सुधारने के लिए कौन कौन सी स्कीम लागू है। दूसरा, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड महिलाओं को कुछ और अधिकार प्रदान कर देगा? 2 सवाल है। ठीक है सर। सर राजस्थान में महिलाओं की स्थिति पर 2 फ्रंट पर मैं बात करती हूँ। अगर आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो सर जैसे कि अभी त्रैमासिक सर्वे जो रोजगार मंत्रालय का आया था, हालांकि वो देश भर की बात करता है लेकिन उसमें राजस्थान की महिलाएं भी शामिल हैं। रोजगार के 9 प्रमुख क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी 32% है। और रोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार ने हाल ही में वर्क फ्रॉम होम को लेकर एक वेबसाइट शुरू की है महिला और बाल विकास विभाग द्वारा। और एक जागृति बैक टू वर्क योजना भी चलाई जा रही है। और साथ ही सर अभी हाल ही के बजट में कामकाजी महिलाओं के लिए एक तो इंदिरा गांधी क्रेच योजना जो शिशुओं की देखभाल के लिए होगी वो, और साथ ही उनके लिए एक आवासीय हॉस्टल एक तरह से संभागीय और जिला स्तर पर शुरू करने की बात हुई थी। दूसरी सामाजिक यूसीसी के बारे में बताइए। इसमें महिलाओं की स्थिति के ऊपर क्या कुछ फर्क पड़ेगा कि यूसीसी अगर लागू होता है तो? सर कुछ पर्सनल और ट्राइबल लॉज जो हैं वो महिलाओं के वो लैंगिक आधार पर भेदभाव करते हैं। जैसे कि कुछ पर्सनल लॉज में महिलाओं को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं है, वहां पर तलाक के नियम अलग हैं। उत्तराधिकार में कई ट्राइब्स में भी महिलाओं को अधिकार नहीं है। तो मेनली यूसीसी लाए जाने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी बताया जा रहा है कि लैंगिक समानता की दिशा में हम और आगे बढ़े। लैंगिक समानता की दिशा में हम और आगे बढ़े। okay. राजस्थान में बालिकाओं की स्थिति भी काफी चिंताजनक है। बालिकाओं पे अत्याचार भी होते हैं, बाल विवाह भी कर दिए जाते हैं। सरकार के कानून सब एक तरफ है लेकिन बाल विवाह अभी भी होते हैं। जी सर। विवाह के लायक कन्याओं की आयु बढ़ाने की प्रस्तावित 21 वर्ष है। आप इस चीज के बारे में क्या कहते हैं? क्या फायदा मिलेगा इससे? सर हाल ही में जैसे संसद में प्रस्तावित किया गया था पिछले सत्र में कि 18 से 21 वर्ष कर दी जाए महिलाओं की विवाह आयु बढ़ाकर। इससे सर फायदे ये होंगे कि एक तो महिलाएं अपनी शिक्षा ग्रेजुएशन बहुत अच्छी तरीके से पूरी कर पाएंगी। हो सकता है कि वो आमतौर पर होता है कि ग्रेजुएशन पूरा होते ही विवाह कर दिया जाता है, तो अगर 21 वर्ष आयु की जाती है तो हो सकता है वो रोजगार हासिल कर सके, आत्मनिर्भर बन सके। और तो ये सबसे बड़ा एक। थैंक यू सर। आपका गृह जिला नागौर? जी सर। बड़े पीर साहब की दरगाह के बारे में क्या जानते हैं? सर बड़े पीर साहब की दरगाह नागौर में स्थित है। और सर यहाँ सर मैं माफी चाहती हूँ, कुछ डिटेल्स थी जो मैं भूल रही हूँ सर। कोई बात नहीं। एक कुरान की प्रतिलिपि वहां पर है जिसकी एक खासियत है लेकिन मैं वो भूल रही हूँ। कोई बात नहीं। एक दूसरा स्थान है बड़ा फेमस है, जोरडा।
क्या जानते हैं आप जोरडा? सर संत हरिराम जी की वजह से झोरडा प्रसिद्ध है। वहाँ पर मेला भी पड़ता है प्रतिवर्ष सर। और बाकी सर याद नहीं है मुझे। नागौर का प्राचीन नाम क्या है? सर पहले नागापुर कहा जाता था जब नागवंशी राजाओं का शासन हुआ करता था, और उसके बाद अहिछत्रपुर नाम पड़ा जब वहाँ पर चौहानों का शासन था। सपाटलक्ष में वो क्षेत्र आता था, और बाद में सर नागौर प्रचलित हुआ। नागौर जिले ने बड़े प्रभावी राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पे नेता दिए हैं, कुछ के नाम गिनाएंगे आप? सर बलदेव राम मिर्धा और श्री बनवारी लाल शर्मा जी थे, और सर यही मैं याद कर पाई। चलिए कोई बात नहीं। संभागीय स्तर पर, संभागीय प्रशासन में संभागीय आयुक्त की क्या भूमिका है? सर संभागीय आयुक्त जो है वो राज्य सरकार और जिलों के बीच की कड़ी है, और जो जिला कलेक्टर है वो प्रतिवर्ष जो प्रगति रिपोर्ट है वो संभागीय आयुक्त को भेजते हैं, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके। और उसके अलावा सर जिला स्तर पर विभिन्न कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स आयोजित करना आदि में उनकी भूमिका। कौन लगता है संभागीय आयुक्त? संभागीय आयुक्त सर पद सोपान किस तरह से है इसका, मतलब कौन उस पद को होल्ड किए रहता है, कौन सुशोभित करता है उस पद को? सर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संभागीय आयुक्त के पद पर नियुक्त किए जाते हैं, और उसके बाद में सर पद सोपान की बात करें तो फिर जिला कलेक्टर आएंगे, और फिर अलग अलग। क्या डीएम संभागीय आयुक्त को रिपोर्ट करता है? जी सर, डीएम जिला कलेक्टर ही होता है, वो संभागीय आयुक्त को ही रिपोर्ट करते हैं। महिला सशक्तिकरण जिसके ऊपर केंद्र स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर बड़ा जोर दिया जा रहा है, दोनों ही सरकारें बड़ी जोर देती हैं इसके लिए। महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से माननीय मुख्यमंत्री की 7 सूत्रीय कार्यक्रम क्या है? सर 7 सूत्रीय कार्यक्रम में सर महिलाओं की शिक्षा और उनको प्रॉपर चिकित्सा सुविधाएं और उनके लिए रोजगार के बेहतर अवसर आदि पर ध्यान दिया गया था सर। एग्जैक्ट 7 मुझे याद नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं। पंचायती राज के लिए कहा जाता है ये सत्ता के विकेंद्रीकरण में सहायक होगा। आप बताइए किस प्रकार से ये मददगार हुआ सत्ता के विकेंद्रीकरण? सर जैसे कि जब हमारे यहाँ पर पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया तो फिर 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़कर स्थानीय जो निकाय है उनको कुछ विषय हस्तांतरित कर दिए गए। तो इस तरह से कुछ विषयों पर जो नियम है, जो प्रगति है, वो स्थानीय निकाय ही देखते हैं, उनको प्रत्यक्ष बजट भी आवंटित किया जाता है। तो इस प्रकार से हमें सत्ता के विकेंद्रीकरण में लाभ मिला वहां से। राज्य पंचायतों को बजट कौन देता है, कौन अलॉट करता है? सर ग्राम पंचायत को राज्य सरकार ही अलॉट करती है। उसमें से जिला परिषद का पंचायत स्तर पर और ग्राम पंचायत स्तर पर अलग अलग हिस्सा होता है, लेकिन मुझे प्रतिशत याद नहीं है। इतिहास की विद्यार्थी है इसलिए मैं प्रश्न पूछता हूँ आपसे। जी सर। हमारी जो नॉर्थ की बाउंड्री है, हिमालयज है, बहुत ऊंचे पर्वत है, उनको क्रॉस करना आसान नहीं है। बावजूद इसके वहां पे कुछ वैलीज थी, पासेस थे या दर्रे जिनको बोलते हैं, तो उनसे कौन कौन से इन्वेडर्स इंडिया में आए? सर एक तो मंगोल आक्रमणकारी, उस तरफ से चंगेज खान का आक्रमण हुआ था, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे टाल दिया था सर। वो एक ही मैं याद कर पाई। मुझे नाम बता सकते हैं उन दर्रों के आप? सॉरी सर। चलिए, भारत के जो मूल निवासी थे वो शायद अनार्य कहते थे, तो आर्य कोई और थे, तो आर्य और अनार्य कौन लोग थे? सर आर्यों की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग सिद्धांत है। जैसे कि तिलक मानते हैं कि वो आर्कटिक की तरफ से आए थे, और वहीं गंगाधर मैथिल मध्य भारत से उनकी उत्पत्ति मानते हैं, और कर्नल जेम्स टोड और जो विदेशी इतिहासकार है वो उन्हें विदेशी मानते हैं। और सर आर्य और अनार्य कबीलों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में आर्य और अनार्य कबीलों के बीच एक दशरथी युद्ध का वर्णन मिलता है। और अभी हरियाणा में कुछ अवशेष मिले हैं
जिससे इस पे भी कुछ प्रकाश डालता है? आपको मालूम है उसके बारे में? सॉरी सर। ओके, आप ये बताएं, अक्सर ये कहा जाता है कि इतिहास जो है उन्होंने शेर शाह सूरी को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जो उनको मिलनी चाहिए थी। क्यों ऐसा कहा जाता है? सर शेरशाह सूरी ने एक तो जीटी रोड का पुनर्निर्माण करवाया था और उनके समय में न्याय व्यवस्था भी अपने चरम पर थी। कहा जाता है कि कोई भी वृद्ध महिला जो है वो हीरे अपने सर पर लेकर वहां से निकल सकती थी। और उसके अलावा सर कई इनका उद्यानों का और जलाशयों का उन्होंने निर्माण करवाया। तो उनका जो योगदान है इंफ्रास्ट्रक्चर में और इन सबको देखते हुए कहा जाता है कि क्योंकि वो मुगल काल जो एक बड़ा एरा है, बहुत बड़े बड़े शासक हैं, उसके बीच में कहीं आ जाते हैं, तो उनकी उपलब्धियों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनकी एक बहुत बड़ी देन थी अर्थव्यवस्था से कनेक्टेड, जो कि आज तक चल रही है। क्या है वो? सर वो भूमि के मापन में प्रयुक्त एक गज है, मुझे याद नहीं। सोशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं पर कहा जाता है कि 19वीं और 20वीं सदी ये बहुत ही थोड़ी पिछड़ी हुई थी सोशल के हिसाब से। 19वीं सदी में औरतों के लिए या महिलाओं के लिए नई क्रांति थी। तो ये हमारे सोशल रिफॉर्मर्स कौन थे उस समय? सर उस समय हमारे यहाँ पर एक तरह से पुनर्जागरण का प्रबोधन का दौर चल रहा था, सामाजिक सुधारों का लंबा दौर चला। तो उसमें राजा राममोहन राय थे, उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती थे, सावित्रीबाई फुले जो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, उन्होंने बाल विधवाओं के लिए, महिला शिक्षा के लिए कई 18 स्कूल्स खोले, काफी काम किया उन्होंने। उसके अलावा स्वामी विवेकानंद ने भी कोशिश की। तो सावित्रीबाई फुले के पति कौन थे और वो किन के प्रेरणा के स्रोत थे? सर श्री ज्योतिबा फुले। और सर किन के प्रेरणा स्रोत थे मैं नहीं जानती। चलिए, आप आर्टिकल्स भी लिखती हैं? जी सर। ओके, एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मैं आपको हिंदी का रूपांतरण करके देता हूँ, यूथनेशिया, यानी कि इच्छा मृत्यु। जी सर। समझती हैं क्या होता है ये? जी सर। चलिए, आप 10-15 सेकंड सोच लीजिए और उसके बारे में मुझे हाँ और मतलब उसके सपोर्ट में और उसके अगेंस्ट में सोच के बताएं। टेक 10 मिनट्स, 10 सेकंड्स टाइम। श्योर सर। सर यूथनेशिया को लेकर भारत में एक फिल्म भी बनी थी, गुजारिश। और सर इसके पक्ष में तो ये तर्क है कि यदि कोई व्यक्ति बेड रिडन है उनके और काफ़ी वर्षों से और उनके स्वस्थ होने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है, तो फिर उन्हें वेंटिलेटर के या इस सहारे जिंदा रखना थोड़ा सा अमानवीय समझा जा सकता है। तो उस दशा में इच्छा मृत्यु देना उचित माना जा सकता है। और विपक्ष में तर्क ये है कि सर इससे पहले बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि एज फैक्टर। हाल ही में न्यूजीलैंड में ये बात की जा रही थी कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं और यदि वो भी इसी स्थिति में है तो उन्हें इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया जाए या नहीं, इस पर बहस चल रही थी। तो और दूसरा है कि सर लोग हमारे यहाँ पर जिजीविषा को एक बहुत ही अच्छी चीज समझा जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम इच्छा मृत्यु का अधिकार यदि प्रदान करें तो जिजीविषा के स्तर में कमी आना शुरू हो जाए, जो अवसादग्रस्त लोग हैं वो भी इसकी मांग करने लगे। तो ये विपक्ष में पॉइंट है सर। थैंक यू सर। आपने अपनी हॉबीज में लिखा वॉचिंग वेब सीरीज एंड मूवीज। वेब सीरीज वगैरह जनरली एक अच्छा इंप्रेशन नहीं दे रही हमारे समाज में, क्या कारण है? सर ऐसा तो नहीं है कि वेब सीरीज अच्छा इंप्रेशन नहीं दे रही है, क्योंकि हाल ही में एक वेब शो आया था स्कूप, जो जिग्ना वोरा जो जर्नलिस्ट हैं उनकी पुस्तक पर आधारित है। तो बहुत सारे ऐसे शोज हैं जो हमारे यहाँ पर सामाजिक स्थिति की भी बात करते हैं, जैसे कि स्कूप है, उसमें कई सारी चीज़ों पर बात की गई है, जर्नलिज्म, ऑनेस्ट जर्नलिज्म एंड ऑल। और लेकिन आप एक के ऊपर बात कर रहे हैं, बाकी जनरली तो अच्छा इंप्रेशन नहीं तो छोड़ रही है हमारे समाज में, हमारे सामाजिक मूल्यों का हास ही कर रही है।
सर मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आई वुड पोलाइटली डिसएग्री विथ यू, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है। इसके साथ ही क्रिमिनल जस्टिस में मैरिटल रेप पर बात की गई, और इसके साथ बहुत सारे ऐसे वेब शोज़ हैं, जैसे कि आरण्यक और असुर है, वो पुलिस का एक अच्छा चेहरा प्रस्तुत करते हैं, प्रशासन को लेकर जनता में विश्वास जगाते हैं। और सर कई सारे वेब शोज जो है वो सिनेमेटोग्राफी की वजह से अच्छे होते हैं, लोगों के लिए एक अपनी आम जिंदगी से एस्केप का, एंटरटेनमेंट का माध्यम अभी होते हैं। एक इंडियन फिल्म को अवार्ड मिले थे, ऑस्कर अवार्ड, जो कि एनिमल से रिलेट करती, क्या था, कौन सी फिल्म है वो? सर ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। शॉर्ट फिल्म थी सर, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म, द एलिफेंट विस्परर्स, ओके, और कार्तिकी गोंजालेस के द्वारा ये निर्देशित की गई थी। और लेकिन सर मैंने वो शॉर्ट फिल्म देखी नहीं है, तो मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बता सकती। अच्छा। अभी आपने लिखा है ओवर थिंकिंग करती हैं आप किसी चीज की, क्या होती है ओवर थिंकिंग? सर कभी कभी कोई विचार जो है वो साधारण होता है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा देर तक अगर हम सोचें तो कुछ ऐसे परिप्रेक्ष्य उभर कर आते हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। तो हालांकि मैं इसे काउंटर करने के लिए राइटिंग का यूज़ करती हूँ, क्योंकि जैसे ही हम लिखना शुरू करते हैं विचारों में स्पष्टता आती है। तो आपने लिखा सेंसिटिव भी है। जी सर। क्या एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा सेंसिटिव होना नुकसानदायक है? सर सेंसिटिव होना एक ताकत है, लेकिन कहीं ना कहीं यदि ज़्यादा सेंसिटिव हो और आपको पता ना हो कि उसे कंट्रोल कैसे करना है अपनी भावनाओं को, तो फिर वो नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि हमें नियमों में बंद कर काम करना होता है। एक वर्ड आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, जी सर। जो कि आपकी सेंसिटिविटी से जुड़ा हुआ है, क्या है? सर इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति उसके किसी भी मुद्दे पर उनकी विश्लेषण क्षमता कैसी है, भावनात्मक स्तर पर समझ कैसी है, निर्णय क्षमता कैसी है, सारी जो चीज़ें हैं उनका विश्लेषण करके वो किस तरह का निर्णय कर पाते हैं, इन सारी चीज़ों को इमोशनल इंटेलिजेंस में रखा जाता है। चलिए, थैंक यू, आपका इंटरव्यू संपूर्ण हुआ। बुला थैंक यू सर। जाना।